जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देख चुके थे, पिछली क्लासेस में जो ना हम लोग पढ़ चुके थे, जो 4th नंबर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग जो ना धरातलीय स्वरूप को हम लोग देख चुके हैं। अब उससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 5 में हमें अफवाह प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में आप लोग जाके देख भी सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो अब देखते हैं। इसमें कुल जो है ना 19 चैप्टर हमको कवर करने हैं। उसमें से जो ना 5 चैप्टर आज हम लोग के चलेगा, 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो आज की क्लासेस शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब देखते हैं। हम लोग अफवाह प्रणाली के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अफवाह प्रणाली, ज्योग्राफी में अफवाह प्रणाली बेसिकली होता क्या है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो झारखंड का अफवाह प्रणाली के विषय में हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या गया, वर्षा के पानी या किसी और तरह के पानी के बहाव को अफवाह प्रणाली कहते हैं। यानी कहा गया कि अफवाह प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें वर्षा का पानी या किसी अन्य स्रोत से जो ना पानी का जो बहाव होता है उसको जो है ना हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ड्रेनेज पैटर्न यानी अफवाह प्रणाली कहते हैं। किसी क्षेत्र के जो है ना प्रवाह प्रणाली को उस क्षेत्र का जल की मात्रा, धरती की जो है ना बनावट, ढाल की मात्रा, वनस्पति का घनत्व, मिट्टी की संरचना आदि प्रभावित करते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अफवाह तंत्र को अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या बेसिकली क्या नेट चीजें होती हैं जिसके कारण जो ना अफवाह क्षेत्र, उस क्षेत्र का अफवाह हमें ज्यादा या कम दिखाई देगा। उसके लिए ना कुछ निर्धारित है। क्या है उसमें, अफवाह प्रणाली जिस क्षेत्र का जो है ना जल की मात्रा की, झारखंड जैसे क्षेत्र जो अफवाह तंत्र जो है यहाँ पे फैला हुआ है, तो यहाँ में जल की मात्रा कितनी है और जल का स्रोत क्या है। जल का स्रोत क्या, ये वर्षा जल से है तो यहाँ की नदियां किस प्रकार है, उस प्रकार जल की मात्रा पे आधारित है। और धरती की बनावट, और साथ ही साथ अगर देखें तो झारखंड का जो है ना क्षेत्र का बनावट, धरती की बनावट किस प्रकार है, राज्य की बनावट किस प्रकार है, उस पर भी निर्भर करेगा। साथ ही साथ ढाल की मात्रा, यहाँ पे जो ना ढलान की मात्रा कितना है, यानी जो ढलान जो ना हम लोग का जो ना रोड वगैरह में ढलान वगैरह जो देखने को मिलता है, खेत वगैरह पहाड़ वगैरह ऊंच नीचे जो दिखाई हमें देता है उसको कहा गया ढलान की मात्रा कितनी है, वनस्पति का घनत्व कितना है, मिट्टी की संरचना किस तरह की है आदि जो है ना, ये सभी जो है ना अफवाह तंत्र को जो ना प्रभावित करते हैं। अफवाह तंत्र का मतलब है कोई भी जल का स्रोत अगर कहीं से बह के आ रहा तो उसमें ढलान कितनी है, ढलान के ऊपर ही निर्भर करेगा ना, ताकि उसका पानी किधर जाएगा नहीं जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा, ढलान ही करेगा। और किसी क्षेत्र में अगर वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे हैं तो बेसिकली जानते हैं कि पेड़ पौधे वाले क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती तो उस पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ मिट्टी की संरचना कैसी है, यानी मिट्टी कितना पानी ऑब्जर्व कर सकता है और कितना पानी को ऑब्जर्व करके जो ना वो अपने में से निकाल सकता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है ना वहां से फिर पानी रिसेगा फिर निकलेगा, वो जो है ना इस तरह के नदी जैसा जो है ना जाल बन जाएगा, पानियों का नालियों का जो है ना जाल बन जाएगा। उसी को जो है ना कहा गया अफवाह तंत्र कहा गया, यानी अफवाह प्रणाली कहा गया। पानी के अन्य अन्य जो है ना स्रोतों को, ठीक है, नालियों को या नहरों को, उसी को जो है अफवाह तंत्र कहा गया है। इसमें जो है ना मिट्टी की संरचना भी उसी पर निर्भर करेगी। जैसे जो है ना कहीं देखते हैं हम लोग तो क्या मिट्टी देखते हैं, कहीं सूखा मिट्टी देखने को मिलता है तो वहाँ अफवाह तंत्र प्रणाली जानते हैं कि विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जो है ना सूखे वाले क्षेत्र में मिट्टी क्या करेगा, सारा पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। वहीं जो है ना कहीं हम लोग देखते हैं गीली मिट्टी, जैसे वेटलैंड एरिया कहीं हम लोग देखते हैं, आर्द्र भूमि देखते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, पानी जैसे वर्षा होगी तो वर्षा कितना ऑब्जर्व करके पाएगा, उस पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जिसके कारण जो है वो पानी क्या करेगा, वो निकाल देगा अपने से, तो वो बाहर बहता हुआ बाहर की ओर चला जाएगा, अन्य स्रोतों से जाके वो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ना पानी और जो है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार है उस पर बेसिकली बहुत ज्यादा निर्भर करता है अफवाह तंत्र की, वहाँ की अफवाह प्रणाली किस तरह होगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अफवाह प्रणाली के मुख्य अव्यय या घटक होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो अफवाह प्रणाली, जिसको अफवाह तंत्र भी हम लोग कह सकते हैं, इसके जो ना मुख्य अव्यय या घटक की बात करें तो इसका मेन सोर्स जो देखे ना, तो मेन सोर्स क्या होता है, अफवाह प्रणाली मतलब क्या, पानियों का नाला हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, या तो नदियों से प्राप्त हो सकती है, या जल प्रपात यानी वाटरफॉल से प्राप्त हो सकता है, या तो फिर गर्म कुंड से, जहां से गर्म पानी निकलता हो, जमीन के नीचे से गर्म पानी निकलता हो उसको गर्म कुंड कहते हैं।
ये गर्म कुंड के विषय में अगर हम लोग को इन नदियों का निर्माण, जलप्रपात और गर्म कुंड के विषय में अगर जानना हो तो इसमें यूपीएससी का जो सिलेबस आता है ना उसमें हम लोग डीपली पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे नदियों, जलप्रपात और गर्म कुंड जो है ना इन पर निर्भर करता है कि वहाँ की अफवाह प्रणाली जो है ना किस प्रकार होंगी। तो जानते हैं कि झारखंड की नदियाँ क्या है। अगर बेसिकली देखा जाए मैक्सिमम नदियाँ क्या है ना, बरसाती नदियाँ हैं, यानी जब बरसात होता है तब उसका जलस्तर उसी हिसाब से जो ना बढ़ता है। उसके बाद बरसात के जैसे उपरांत हो जाता है, बरसात खत्म हो जाती है, वैसे जो ना नदियों का जो है ना लेवल जो है ना, रिवर का वाटर लेवल क्या होता है, धीरे धीरे नीचे होने लगता है, वाटर लेवल नीचे होने लगता है। उसी प्रकार जो है यहाँ देखते हैं कि जलप्रपात, यहाँ हुंडरू जलप्रपात वगैरह रांची वाले जैसे क्षेत्र में, छोटा नागपुर का क्षेत्र सब में देखें तो वहाँ जो है ना मैक्सिमम हमें जलप्रपात देखने को मिलता है। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है इस विषय में भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे। और इसको अगर जानना रहे तो यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें बेसिकली बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो जलप्रपात का निर्माण जैसे कठोर चट्टान, नर्म चट्टान होते हैं, यहाँ से नदियाँ बह रही है तो कठोर चट्टान, नर्म चट्टान क्या होंगे, कटते जाएंगे, नर्म जितने चट्टान होंगे कटते जाएगा, कटते करते 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 क्या होगा कि मान लीजिए नदी पहले इस प्रकार थी और इस प्रकार बहती थी, लेकिन यहाँ अगर नर्म चट्टान हुई तो ऐसे ऐसे करते 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 क्या होगा, अब वो सीधा रूप ले लेगा, इस प्रकार सीधा बन जाएगा। और यहाँ से जो ना डायरेक्ट जाके इस प्रकार का जो है ना सीधा पानी गिरने लगेगा, सीधा, जिसको हम लोग वाटरफॉल का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो नरम चट्टानें जितनी होंगी वो सभी नरम चट्टानें कट चुकी होंगी, और कटने का कारण जो हार्ड रॉक्स बचेंगे, कठोर चट्टान, वहीं से रह पाएगा। तो उससे जब होके गुजरेगा पानी तो जाहिर सी बात है कि बहुत स्पीड में और बहुत ऊंचाई से गिरेगा और गड्ढे नुमा गिरेगा। तो इससे जो है ना यहाँ पे जो है ना जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं जलप्रपात के निर्माण में गर्म जल कुंड, जैसे कि सूर्यकुंड का, हजारीबाग का जो ना सूर्यकुंड गर्म जल कुंड, ये जो ना पूरा भारत में फेमस है। तो इसके विषय में भी हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसमें विस्तृत रूप से इसको भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अफवाह तंत्र, जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसमें नदियों का जो ना मुख्य अहम भूमिका होती है, तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं क्या क्या भूमिका होती है। मुख्य भूमिका नदियों का, वाटरफॉल का और गर्म कुंडों का होता है। तब देखते हैं नदियों के विषय में 5.1 नदियाँ देखते हैं। नदियाँ किस प्रकार जो ना अफवाह प्रणाली को ना, अफवाह तंत्र को जो ना प्रभावित करती है। तो झारखंड की नदियाँ जो है ना बरसाती नदियाँ हैं, यानी झारखंड में जितनी भी नदियाँ पाई जाती है ये किस प्रकार की नदियाँ हैं, तो ये जो है ना बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है, बरसाती नदियाँ हैं। तो बरसाती नदी जो है ना अफवाह, अगर सिवाय सोन नदी को अगर छोड़ दे, सोन नदी को अगर हम लोग छोड़ दे, तो झारखंड की जितनी नदियाँ आती है, मैक्सिमम नदियाँ की बात की जाए तो मैक्सिमम नदियाँ क्या है, यहाँ बारहमासी नदियाँ हैं। ठीक है, सोन नदी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो सभी के सभी नदी जो है ना, मैक्सिमम नदियाँ, जितनी बड़ी नदियाँ और जो है ना फेमस नदियाँ, वो सभी जो है ना बरसाती नदियाँ हैं। तो इसको अपवाद स्वरूप जो है ना सोन नदी को हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो जो है ना देखते हैं झारखंड की नदियाँ बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है कि जो बरसात का जैसे मौसम, बरसाती नदियों का मतलब ही होता है कि जैसे जैसे बारिश होगा वैसे वैसे नदियों का जलस्तर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बारिश होगा नदियों का जलस्तर जो है ना, जलस्तर अगर नदियों का हम लोग देखें तो नदियों का जलस्तर जो है ना बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बारिश खत्म होगी धीरे 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 यही जलस्तर क्या होगा, नीचे की ओर उतरने लगेगा, जलस्तर कम होने लगेगा। जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है, जबकि गर्मी के महीने में देखें इन्हीं नदियों का जो है ना सी लेवल क्या होता है, धीरे धीरे जो है ना कम हो जाता है। ठीक है, यानी इसका ग्राफ भी अगर हम लोग बनाना चाहे, अगर हम लोग नदियों का ग्राफ बनाना चाहे, अगर हम लोग नदियों का ग्राफ भी बनाना चाहें तो नदियों का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे रहेगा। मान लीजिए ये कौन सा महीना रख दिए, इसको जून का महीना रख दिए हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन महीनों में क्या होगा कि नदियों का जो है ना जलस्तर जो है ना धीरे 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 बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। और लगभग जो है ना अगस्त तक जो है ऐसे ही बढ़ता हुआ रेशियो देगा। अगस्त के उपरांत जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ऐसे ऐसे जो है ना ये जो है ना कम होता जाएगा। और जैसे ही हम लोग जो है ना मान लीजिए मार्च फरवरी तक जाएंगे तो नदियों का जलस्तर जो है ना, फरवरी मार्च तक जाएंगे तो नदियों का जलस्तर जो है ना काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जल स्तर का भी अगर हम लोग आंकड़ा बनाना चाहें तो इसी प्रकार जल स्तर का, इसका जो है ना नदियों का जल का जो है ना हम ग्राफ भी बना सकते हैं।
तो यहाँ जो है नदियाँ बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में जो है ना सूख जाती है। गर्मी के महीने यानी जो है ना फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जैसे-जैसे आएगा करीब, वैसे-वैसे यहाँ की नदियों में क्या होगा, पानी का जलस्तर जो है ना धीरे-धीरे कमता जाएगा। ठीक है? तो फरवरी में इतना रहा तो मार्च में और कम होगा, मई, जून, जुलाई इस तरह जैसे पढ़ेंगे हम लोग कम होता जाएगा। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए जो है ना मानसून पर निर्भर है। अगर झारखंड की नदियों की बात की जाए तो ये जो है ना बरसाती नदियाँ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बरसाती नदियाँ जो है ना कब भरेंगी? जब जो है ना यहाँ पे झारखंड में बरसात होगी। और बरसात कब होता है हम लोग जानते हैं, जुलाई के मिड जुलाई में शुरुआत होती है, 15 जुलाई के आस-पास में यहाँ शुरुआत होती है। तो फिर बरसात तो होती है तभी जो है ना इन नदियों में जलस्तर बढ़ता है। तो ये बेसिकली यहाँ का जो है नदियाँ क्या है, मानसून पर निर्भर होती है। कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे कि जानते हैं हम लोग, झारखंड जो है ना बेसिकली छोटा नागपुर का क्षेत्र में आता है। और यहाँ जो है ना काफ़ी पथरीली भूमि होती है और कठोर चट्टान वगैरह जो है यहाँ पाए जाते हैं, चट्टान वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है? और यहाँ जो है ना लगभग-लगभग हम लोग पिछली क्लास में देखे कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो लगभग-लगभग जितने भी संसाधन वाले चट्टान होते हैं सब लगभग सभी जो है चट्टानें यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण इसको भारत का रोड कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि नदियाँ चलाने के नदियों में जो है ना क्या चलाया जाएगा, नाव चलाया जाएगा। नाव चलाने के लिए क्या होना चाहिए नदियों में, नाव चलाने के लिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई नाव है, नाव को चलाने के लिए नदियों में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए। मैक्सिमम हाई लेवल तक पानी होनी चाहिए। मगर यहाँ की क्या है, नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, जिसके कारण जो है कुछ मौसम में तो पानी रहेंगे, लेकिन बाकी मौसम में जो है पानी नहीं रहेंगे। तो जैसे जल स्तर कम हो जाएगा, यहाँ पे जितने मान लीजिए कि छोटे-छोटे अगर ऊबड़-खाबड़ पत्थर, चट्टान या तो फिर कोई मिट्टी जैसा कुछ है पानी में, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो नाव फिर कैसे चलेगा, तो नाव जो है ना यहाँ पे टकरा जाएगा, फिर दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस प्रकार जो है ना यहाँ की नदियाँ जो है ना नाव चलाने के योग्य नहीं है। अपवाद स्वरूप अगर कुछ नदियों को अगर अपवाद मान ले, तो अपवाद स्वरूप देखते हैं मोर नदी। जो ये मोर नदी है, इसको अगर छोड़ दे, जिसको हम लोग मयूराक्षी नदी भी कहते हैं, इस नदी को अगर हम लोग छोड़ दे तो जानेंगे कि पूरा का पूरा झारखंड में जो है ना कोई भी नदी ऐसा नहीं है जहाँ पे नाव चलाने को मिलता है। ये तो किताबी लैंग्वेज में यही कहा गया है, लेकिन बेसिकली देखें तो छोटे-छोटे मछुआरे जो होते हैं, वो जो है ना कुछ-कुछ नदियों में जो है ना अपना नाव लेकर जाते हैं और उनको उस क्षेत्र के विषय में जो है ना संपूर्ण जानकारी होती है, जिसके कारण वो लोग छोटे नाव का उपयोग करते हैं और वो उस नाव से वो लोग क्या करते हैं, मछली वगैरह पकड़ने और इस पार से उस पार नदियों को पार करने में भी काम करते हैं। और उससे वो लोग जो है ना अपना अर्निंग करते हैं, अपना जो है ना आजीविका चलाते हैं। नाव का सवारी करवा के। आगे की ओर हम लोग बढ़ते तो मोर और मयूराक्षी नदी जो झारखंड की एकमात्र नदी है, जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है। जैसे कि कहा गया है कि मोर या मयूराक्षी नदी को कहा गया कि ये एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चलाए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये जो किताबी लैंग्वेज में जो कहा गया है, ये कहा है एकमात्र नदी, लेकिन एकमात्र नदी यही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस नदी में जो ना बहुत बड़े-बड़े जहाज वगैरह चलाए जाते हों, मगर जो है ना हम लोग दामोदर नदी को जानते हैं। दामोदर नदी में भी जो है ना नाव और बोट की सिस्टम जो है ना व्यवस्था है, वहाँ भी जो है ना नाव और बोट चलाए जाते हैं। लेकिन किताब में जो कहा गया उसी को हम लोग मान के आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप दामोदर नदी घूमने को जाएँ, तो दामोदर नदी में आपको बोट और जो है ना नाव, दोनों की सुविधाएँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ 1 जनवरी न्यू ईयर में पिकनिक के रूप में भी काफ़ी लोग जाते हैं। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को, अगर झारखंड की नदियों को जो ना प्रवाह की दिशा यानी नदी जो किधर से किधर बहती है, उस दिशा में देखिए झारखंड की नदियों को 2 भागों में बाँटा गया है। उस हिसाब से देखें तो प्रवाह जिधर से जिधर जो है ना नदियाँ बहती है, उस हिसाब से झारखंड को जो है ना झारखंड की नदियों को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या, उत्तरवर्ती नदियाँ, और दूसरा क्या-क्या कहा गया, पूरबवर्ती या जो है ना दक्षिणवर्ती नदियाँ। इसमें कहा गया है उत्तरवर्ती का मतलब है कि जिधर से जो है ना नदियाँ जो है ना उत्तर दिशा में बहती है, उसको जो है ना उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों को जो है ना उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। और पूर्व या दक्षिणवर्ती नदियाँ जो कहा गया वो पूर्व दिशा की ओर जो बहती नदियाँ हैं उसको पूर्ववर्ती नदियाँ, या दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं उसको दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है ना हमें मैप दिया गया है। मैप में क्या कहा गया, मैप में जो है ना झारखंड की नदियों के विषय में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं मैप में झारखंड की नदियाँ क्या है, कौन-कौन सी नदियाँ हैं वैसे झारखंड में, जिसे हमें जानना आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियों के विषय में, जो मुख्य रूप से
नदियों को मैप में दर्शाया गया, उन नदियों को सबको हम लोग देखते हैं और उसको काफ़ी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। झारखंड की नदियाँ, झारखंड की नदियाँ। अब झारखंड की नदियाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, झारखंड की नदियाँ, गंगा नदी मिलती है। गंगा जो बिहार से होते हुए गुजरती है और यहाँ जो है बिहार होते हुए जो है झारखंड में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी को हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या गंगा का मैदान भी मिल जाएगा। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र ये होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना जलोढ़ मिट्टी वगैरह जो है ना नदियाँ जो है ना बहा के लाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो मैदानी भाग होंगे उस मैदानी भाग में जो है ना उपजाऊ ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखते हैं गंगा नदी। यहीं फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं फिर गुमानी नदी देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में झारखंड का, ये झारखंड का टोटल, ये झारखंड का मैप है। इस वाले क्षेत्र में बिहार आता है, ये वाले क्षेत्र में जो है ना बिहार आता है, और यहाँ पे जो है ना आएगा हमें यूपी देखने को मिलेगा इस वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे हम लोग को एमपी, ये वाला क्षेत्र एमपी को कवर करेगा। यहाँ से यहाँ यूपी, और यहाँ से यहाँ जो है ना, यहाँ से यहाँ जो है ना मान के चलिए यहाँ से यहाँ पूरा बिहार होगा। और यहाँ पे जो है ना वेस्ट बंगाल का क्षेत्र पड़ेगा, ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और नीचे की ओर क्या पड़ेगा, उड़ीसा पड़ेगा। नीचे जो है ना उड़ीसा पड़ेगा, जिसको हम लोग ओडिसी लिख देते हैं, उड़ीसा पड़ेगा। तो देखते हैं कि यहाँ गंगा बिहार से जो है ना प्रवेश करेगी गंगा नदी, और यहाँ को जो है ना झारखंड के इसी क्षेत्र को जो है ना ये टच करेगी। साथ ही साथ गुमानी नदी देख ली, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है ना ब्राह्मणी नदी को, यहाँ पे हम लोग लोकेशन है इसका, इस वाले एरिया में ब्राह्मणी नदी है। और जैसे हम लोग देखते हैं इस वाले एरिया में क्या मिलता है हमें, मोर या जो है ना अजय नदी को देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर जो है ना आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना साहिबगंज वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, गंगा नदी प्रवेश करते हुए देखेगा। फिर जो है ना यहाँ पे हमें गुमानी नदी देखने को मिलेगा, जो जो मान लीजिए ना गोड्डा पाकुड़ के आसपास और दुमका के आसपास वाले क्षेत्र में हमें गुमानी नदी देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही हम लोग नीचे की ओर आए, नीचे की ओर हम लोग देखें तो वहाँ पे जो है ना फिर ये जो है ना जामतौड़ा और दुमका के आसपास में जो है ना हमें ब्राह्मणी नदी देखने को मिलेगा। फिर अगर हम लोग थोड़ा उससे नीचे आए तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे मोर और अजय नदी जो है ना हम लोग को जामतौड़ा और देवघर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक। फिर बड़ाकर नदी हमें यहाँ देखने को मिलता है। दामोदर नदी जानते हैं, दामोदर नदी यहाँ है, ठीक है। तो क्यास नदी, यहाँ पे क्यास नदी, फिर यहाँ पे जो है ना हम लोग को कुमारी जो है ना नदी दी गई है। अब यहाँ पे फिर आते हैं जैसे तो देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी देखने को हमें मिलता है। क्यास नदी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे जो है ना ये जो है ना पश्चिमी सिंहभूम वाले क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम साथ ही साथ सरायकेला वाले क्षेत्र में आते हैं। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, स्वर्ण रेखा नदी नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जो है ना कारो नदी मिलता है देखने को। फिर यहाँ जो है ना हम लोग को जो है ना सिमडेगा जो है ना सिमडेगा के आसपास वाले क्षेत्र में हमें शंख नदी देखने को मिलता है। और इस एरिया को लोकेटेड किया गया है जो ये इस वाले इलाके, यहाँ गुमला के आसपास हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी कोयल नदी को देख पाते हैं। फिर जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर गढ़वा की ओर जाते हैं, यहाँ देखते हैं उत्तरी कोयल नदी को हम लोग फिर देख पाते हैं। तो इन सभी नदियों को विषय में और हम लोग डिटेल्स में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस मैप से जो है ना हम लोग इसको जो है ना याद रखना काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ। अब इनमें जो है ना हम लोग सभी नदियों को जो ना अभी हम लोग देखें उस सभी नदियों के डिटेल्स में जो ना इसी में हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरवर्ती नदियों से। उत्तरवर्ती नदियों यानी जो है ना उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा की ओर जो है ना नॉर्थ दिशा की ओर बहने वाली नदियों को क्या कहा गया, उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर जो है ना बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तरवर्ती नदियां जो है ना उन नदियों को कहते हैं जो कि क्या है कि पठारी भाग से निकलकर, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो झारखंड जो है ना बेसिकली छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में है। तो पठारी भाग, यहाँ जितने पठार वगैरह है हम लोग जो है पिछली कक्षा में, पिछली जो है क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं पठारी क्षेत्रों के विषय में। तो उन्हीं पठारी क्षेत्रों भागों से जो नदियां निकलती है, निकलकर उत्तर की ओर जो है बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी, गंगा या गंगा की सहायक नदी में मिल जाती है। जाके जो है उनमें जो है वो मिल जाती है नदियां, जाके उसमें जो है ना मान लीजिए ये इस प्रकार का एक नदी है और इधर से जो है गंगा नदी आ रहा, तो ये नदी जो गंगा में जाके जो है मिल जाता है, इसी को कहा गया कि उसकी जो है ना गंगा या तो गंगा की जो सहायक नदी है उस पर जब जाके मिल जाता है, मिल जाती है। कोई भी नदी होता है कि जल स्रोत, मान लीजिए कि उद्गम स्रोत यहाँ है, उद्गम स्रोत है
तो बहते-बहते ज़ाहिर-सी बात है, निश्चिंत है कि वो जो अगर लुप्त नहीं होती वो नदियाँ, तो कहीं न कहीं जाके जो है ना किसी न किसी नदी में जाके, नदी, समुद्र या खाड़ी में जाके जो है ना, वहाँ पे वो सम्मिलित होगा ही, मिलेगा ही, ये निश्चिंत है। तो इनमें से देखते हैं जो सम्मिलित होने वाले उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, उनमें से कुछ का नाम देखते हैं, जिसमें से सोन नदी का नाम है। सोन नदी जो है ना गंगा या गंगा की सहायक नदियों में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी जो है ना ये जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी ये भी जाके मिल जाती है। साथ ही साथ देखते हैं फल्गु नदी भी जाके मिल जाती है। सकरी नदी भी जो है ना उत्तरवर्ती नदियों में है, और ये जो है ना गंगा या तो फिर गंगा की जो है ना सहायक नदियाँ हैं, उन जो है ना बड़ी नदियों में जाके जो है ना ये मिल जाती है। और साथ ही साथ देखते हैं चानन नदी भी जो है ना ये जो है ना उत्तरवर्ती नदी है, और गंगा या गंगा की जो है ना सहायक नदियों में जो है ना जाके मिल जाती है। बेसिकली देखते हैं कि कोई भी छोटी नदी जो है ना शुरुआत जहाँ से होती है वो जाके जो है ना अंत में बड़ी नदियों में मिल जाती है। और नदियों में जब ये बड़ी नदी में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इस नदी में जो पानी का बहाव कम था, जल स्तर कम था, वो जैसे ही इसका संगम होगा क्या होगा, इसका जल स्तर जो ना, जाहिर सी बात है कि अब इसका जो है ना जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ते ही जो है ना इसका जो है ना नदी का जो है ना बहाव क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तीव्र होगा तो मिट्टी का कटाव करेगा, काट-छाँट होगा, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी को जो है ना अपने साथ जो है ना बहा कर ले जाएगा। बहा कर ले जाके फिर जहाँ भी ये निक्षेप करेगा, वहाँ क्या करेगा, एक मैदानी भाग का जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगा, निक्षेप करेगा, और ये जो है ना काफ़ी जो है ना गड्ढा वगैरह बनाएगा। तो इन ऐसे जो है ना इस नदियों का अगर डिटेल्स में पढ़ना रहता तो यूपीएससी के सिलेबस जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो है ना काफ़ी डिटेल्स में जो है ना इसको जो है ना हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो आइए यहाँ जो है ना एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही जो है ना इसको पढ़ते हैं, और तो पढ़ते हुए निकलते हैं। तो जैसे ही हम लोग अब जो है ना आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर देखते हैं तो उत्तरवर्ती नदियों का जो है ना संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ जो हैं उसका जो है ना संक्षिप्त में हम लोग परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या दिया है, इसमें कौन-कौन नदियाँ हैं और उत्तरवर्ती नदियों के उसके विषय में क्या-क्या कहा गया। तो देखते हैं कि सोन नदी का बताया गया। सोन नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल जहाँ से इसका निर्माण होता है, जहाँ से ये नदी निकलती है, मुख्य स्रोत क्या है, उसी को जो है ना उद्गम कहा गया। तो इसका जो है ना जहाँ से ये नदियाँ निकलती है, जहाँ मुख्य स्रोत है, वो कौन सा है, तो मैकाल पर्वत का जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत का जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है, वहाँ से जो है ना ये जो है ना नदियाँ जो है ना सोन नदी निकलती है। इस नदी का जन्म जो है ना वहीं से होता है। अगर का बात की जाए कि सोन नदी जैसे ये सोन नदी है, तो इसकी सहायक नदी, इस सोन नदी में और कौन-कौन नदियों का जो है ना पानी इसमें मिलता है, और कौन-कौन जो है ना नदियाँ जो है ना इसमें सहायता करती है, उसी को जो है ना हम लोग कहते हैं सहायक नदी। जैसे मान लीजिए कि ये सोन नदी है, इधर से बह के जा रही है, उत्तरवर्ती नदी है, इधर से बह रही है, और इधर से कोई और नदी आ रहा, छोटी नदी, वो अपना पानी क्या किया, इस सोन नदी में जाके मिला दिया। इस अपना पानी जो है ना सोन नदी में मिला दिया तो इसका जल स्तर बढ़ गया, और ये आगे की और दूर तक जो है ना ये जाने में सहायक होगी। तो इस प्रकार जो है ना इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। और इसका अगर मुहाना कहा जाए, यानी जो है ना ये सोन नदी जो यहाँ से निकली, ये भी जो है ना कहीं जाके मिलेगी। तो वो कहाँ मिलेगी, तो उधर से जो है ना गंगा नदी आती है, बिहार होते हुए जो गंगा नदी आती है, उसमें जाके जो है ना ये फिर सोन नदी जाके मिल जाएगी, और अपना सारा पानी जो है ना गंगा नदी में जो है ना डाल देगी। इसका जो है ना मुहाना कहाँ है, गंगा नदी। इसका जो है ना अफवा क्षेत्र की बात की जाए, यानी अफवा क्षेत्र मतलब जिस एरिया में जो है ये नदी हमें देखने को मिलती है, जिस नदी में ये फैला हुआ है, उस एरिया को कहा जा रहा है अफवा क्षेत्र। तो अफवा क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ कहा गया, पलामू व गढ़वा। अगर हम लोग जो ना सोन नदी को देखना चाहें तो पलामू और गढ़वा में जाकर हम लोग सोन नदी को देख सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं उत्तरी कोयल नदी उत्तरवर्ती नदियों में उत्तरी कोयल नदी का नाम आता है। इसका उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल जो कहा गया है रांची का पठार का मध्य भाग। रांची का जो पठार हम लोग पिछली क्लासेस में पठार को पढ़े थे, उसमें जो है ना रांची का पठार का जो है ना मध्य भाग से इसका उद्गम स्थल कहा गया। यानी ये जो है वहीं से निकलता है, वो मुख्य स्रोत उसका वहीं से है। और इसकी सहायक नदियाँ, अगर इसमें जो है ना कौन कौन नदियाँ अपना पानी जो मिलाती है, उत्तरी कोयल नदी में कौन कौन नदियाँ अपना पानी मिलाती है, उसमें से नाम आता है औरंगा, वो जो है ना अमानत नदी। औरंगा और अमानत नदी ऐसी है जो अपना पानी को जो है ना क्या करती है, उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिला देती है। इसका मुहाना कहा जाए तो इसका मुहाना, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना की बात की जाए तो इसका मुहाना है सोन नदी। और उत्तरी कोयल नदी जो बहती है वो अंततः कहाँ
कहाँ जो है ना जाके मिल जाती है, सोन नदी में अपना जो है ना पानी सारा का सारा गिरा देती है। यहाँ भी हम लोग देखिए वही वाला क्षेत्र यहाँ का आ गया कि सोन नदी में अपना पानी जो है ना ये गिरा देती है। और सोन नदी का मुख्य मुहाना अगर कहा जाए तो सोन नदी जो इसमें मिल जाती है, सोन नदी अपना पानी फिर क्या करती है, गंगा नदी में मिला देती है। तो इसको हम लोग मैप बनाते हुए चलेंगे। तो आप अपने लिए एक रफली एक कॉपी रखिए, उसमें जो है ना मैप में जो है ना लाइनें वगैरह खींच खींच कर जो है ना उसको नदियों को जो है ना मिलाते जाइए। आगे की बात की जाए कि अफवाह क्षेत्र इसका देखें फैलाव कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, उस क्षेत्र के विषय में देखें तो उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना दूरी में फैला हुआ है, ये 9030 वर्ग किलोमीटर जो है ना इसका अफवाह क्षेत्र है। और बेसिकली अगर कोयल नदी को हमें देखना रहे तो कहाँ जाकर हम देख सकते हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, वहाँ देखने को मिलेगा, पलामू में मिलेगा, लातेहार आदियों में जो है ना हमें मिलेगा। यहाँ पे जाकर हम लोग जो है ना उत्तरी कोयल नदी से जो है ना रूबरू हम लोग स्पर्श रूप से जो है ना इसको देख सकते हैं, इस पे छू सकते हैं, इसके पानी को नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं पुनपुन नदी। अब बात करते हैं पुनपुन नदी की। उत्तरवर्ती नदी में देखते हैं पुनपुन नदी को। इसका उद्गम स्थल की बात की जाए, पुनपुन नदी की उद्गम स्थल की बात की जाए, जहाँ से ये नदी का निर्माण होता है, जहाँ से ये नदी निकलती है, तो उसमें कौन सा नाम आता है, उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र। इसमें देखते हैं कि उत्तरी कोयल का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां से जो है ये नदी निकलती है, और ये जो है उत्तर दिशा से निकलती है, उत्तर दिशा से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक जो नदी है, मतलब कि इस नदी में पुनपुन नदी में जो अपना पानी गिराती है, वो जो है ना नदियों की बात की जाए तो दारधा वो जो है ना मोरहर, दारधा और मोरहर दो ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी जो है ना पुनपुन नदी में ले जाकर मिला देती है, और पुनपुन नदी का जो है ना जल स्तर को बढ़ा देती है। और पुनपुन नदी फिर आगे चलकर क्या करता है, गंगा में जाके मिल जाता है, अपना सारा पानी पुनपुन नदी जो है गंगा नदी में मिला देती है। इसकी जो है ना उपनाम की बात की जाए तो पुनपुन नदी का एक उपनाम भी है। ठीक है, उपनाम दिया क्या किनके द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो उपनाम अगर बात की जाए तो पुनपुन नदी को कभी एग्जाम में कीकट नदी और जो है ना बमाघी नाम से भी इसको जो है ना पूछा जा सकता है, कीकट और जो है ना बमा गघी इस नाम से भी हम लोग पुनपुन नदी को जानते हैं। तो आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि फल्गु नदी। अब हम लोग देखेंगे फल्गु नदी के विषय में। तो फल्गु नदी के विषय में हम लोग देखते हैं, चलिए आइए फल्गु नदी क्या है, फल्गु नदी के विषय में देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ, इसका मुहाना क्या है, अफवाह क्षेत्र कितना है और किधर से किधर ये बहती है। तो उसके देखते हैं, फल्गु नदी को देखते हैं। जैसे हम लोग उत्तरवर्ती नदी में की बात कर रहे हैं, उत्तरवर्ती नदियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग फल्गु नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग को कहा गया है। छोटा नागपुर पठार में जो हम लोग जानते हैं झारखंड में जो है ना विस्तृत क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार ही है। मेनली हम लोग देखें तो ज्यादातर एरिया जो है ना वही कवर करके रखा है। तो छोटा नागपुर पठार में जो है ना उत्तरी भाग से छोटा नागपुर पठार जो पड़ता है, मान लीजिए ये छोटा नागपुर का पठार हुआ, इसके जो है ना उत्तरी भाग कौन सा होगा, ये मान लीजिए साउथ भाग हो गया, ये जो है ना ईस्ट भाग हो गया, ये वेस्ट भाग हो गया। तो इसके जो है ना उत्तरी भाग यानी नॉर्थ वाले ये वाला हिस्सा होगा। तो उत्तरी भाग जो है ना उत्तरी भाग से जो है ये निकलता है, यहाँ से जो है ना निकलता है। और इसकी सहायक नदियां, अगर फल्गु नदी की सहायक नदियां बात की जाए, जो नदियां इसको सहायक करती है, मदद करती है बहने में, उसमें नाम आता है निरंजना, जिसको लीलाजन वो जो है ना मोहना नदी भी कहते हैं। ये जो है ना अपना पानी को क्या करती है, सहायक के रूप में जो है ना ये अपना पानी जो है उस नदी में मिला देती है। और इसका मुहाना की बात की जाए तो इसका मुहाना है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। अगर इसका मुहाना की बात की जाए तो ये मुहाना इसका कहाँ पड़ता है, गंगा नदी का जो ना ताल क्षेत्र जो है, ताल क्षेत्र एक जो ना एरिया का नाम है इसका। ताल क्षेत्र के निकट ही जो है ना गंगा नदी जो पड़ती है, वहीं पे जो है ना ये अपना मुहाना करती है, मतलब अपना पानी जो है गिरा देती है, सम्मिलित कर देती है। अभी बात करें इस नदी का उपनाम का, तो उपनाम इस नदी का जो है ना फल्गु नदी का उपनाम क्या है, तो अंत सलीला इसका उपनाम है। और इसकी विशेषताएं बात की जाए, फल्गु नदी की विशेषताएं, तो ये जो है ना पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री जो है ना फल्गु स्नान के लिए आते हैं।
यानी पितृपक्ष जो कहा गया है, जैसे पिता की जो है मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के उपरांत जो है ना अस्थियां बहाने के लिए जो पूजा पाठ करवाया जाता है उसको जो है ना पितृपक्ष के लिए कहा गया है। यहाँ जो है ना पिंड दान करते हैं पितृपक्ष, पिता के जो है ना आत्माओं को शांति के लिए या जो ना अपने जो है ना पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ क्या किया जाता है, फल्गु नदी आके जो है ना पिंडदान करते हैं और यहाँ जो है ना पूजा पाठ किया जाता है। इसकी जो है ना विशेषता, इस नदी की विशेषता में यही हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें आज भी जैसे हम लोग जो है ना पिंडदान करने गया वगैरह जाते हैं तो इसी प्रकार जो है ये जो है ना झारखंड का फल्गु नदी भी है जहाँ पे हम लोग जो है ना पिंडदान वगैरह कर सकते हैं और किया जाता है। आगे की बात की जाए तो आगे जैसे बताया गया नोट में क्या कहा गया, नोट में हम लोग देखते हैं झारखंड से इसका संबंध जो है ना केवल उद्गम स्रोत से है। झारखंड से में अगर बात की जाए तो इस नदी का, फल्गु नदी का जो है स्रोत केवल और केवल जो है ना हम उद्गम स्रोत से ही इसको देखते हैं। बाकी का फल्गु नदी जो है ये हमें बिहार में भी देखने को मिलता है। तो बाकी का जो है ना झारखंड, इसका जो है ना संबंध केवल उद्गम क्षेत्र से ही, यानी जो है ना जो छोटा नागपुर के क्षेत्र से जो यहाँ से जो है ना ये नदी निकलती है, बस उसी से जो है ना इसका रिलेशन बताया गया है। बाकी का जो है ना अन्य राज्यों से इसका रिलेशन है। अन्य राज्य में बिहार आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो है ना पिंडदान, फल्गु नदी को हम लोग देख लिए, पितृपक्ष का पिंडदान करने के लिए, पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। अब जो हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती नदियों में जो है ना नाम आता है, किसका आता है, सकरी नदी का नाम आता है। सकरी नदी का अगर उद्गम की बात की जाए, सकरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर का पठार जो है ना इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो है ना सहायक की बात की जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, जैसे छोटा नागपुर का पठार को ही जो है ना, मान लीजिए ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार है, इसके जो है ना नॉर्थ वाले एरिया जो है इसको जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर कहा गया है। ये वाले हिस्सा को जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर कहा गया है, नॉर्थ वाले एरिया को। इसकी सहायक धाराओं, अगर इस नदी में जो है ना सहायता करने वाले, इस नदी को जो है ना बहाव यानी जल स्तर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन नदियां जो है ना अपना पानी गिराती हैं या धाराएं जो आके इसमें सम्मिलित होती है पानी का, वो कौन कौन से हैं, क्यूल, वो जो है ना मोरहर, क्यूल और जो है ना मोरहर, ऐसी जो है ना जो नदियों की धाराएं हैं जो आकर जो है ना सकरी नदी में अपना जो है ना पानी मिलाती है। और इसका मुहाना, सकरी नदी का मुहाना की बात की जाए तो ये कहाँ जाके मिलता है, गंगा का ताल क्षेत्र में जाके जो है ना सकरी नदी मिल जाता है, अपना पानी जो है ना गिरा देता है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो इस नदी, सकरी नदी की विशेषता क्या है, यह मार्ग बदलने के लिए जो है ना कुख्यात है। यानी जो है ये नदी जो है ना अपना मार्ग को बदलने के लिए जो है ना काफी कुख्यात है। मान लीजिए ये नदी अभी इस प्रकार जो है ना ये नदी अभी चल रही है, तो कुछ टाइम बाद जो है ना ये नदी जो है ना यहाँ से फिर एक मार्ग बना के इस प्रकार चलने लगी, यहाँ से कोई मार्ग निकाल के इस प्रकार चलने लगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये मार्ग बदलने के लिए यानी रास्ता बदलने के लिए जो है ये नदी काफी जो है ना फेमस है। इसका जो है ना उपनाम की बात की जाए तो उपनाम क्या है इसका, सुमागधी है। सुमागधी है, ये किसके अनुसार कहा गया, ये रामायण के अनुसार जो है इस नदी को जो है ना सुमागधी नदी का नाम दिया गया है। जिसमें रामायण में बात की जाए तो इस नदी को जो है ना सुमागधी नाम से बुलाया गया है। आगे की ओर बात करें तो देखते हैं चानन पंचाने नदी, चानन जो है ना पंचाने नदी, सॉरी चानन पंचाने नदी के विषय में अब हम लोग देखते हैं। इसका जो है ना नामकरण की बात करें तो चानन पंचाने नदी, पंचाने मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण जो है ना इसका नाम जो है ना पंचानन पड़ा है। इस नदी में जो है ना 5 जो है ना जलधाराएं यहाँ के मिलती है, जिसके कारण इस नदी का जो है ना विकास हुआ है। यानी जो है ना 5 जलधाराएं आकर जो है ना एक जगह मिलती है, जिसके कारण जो है ना ये जो है ना नदी बनी है। इसके कारण जो है ना इस नदी को जो है ना पंच, इस नदी को इसी वजह से जो है क्या नाम दिया गया है, पंचानन नदी दिया गया, पंचानन इसका नाम पड़ा। जो घिसकर चानन या पंचाने रह गया, जो है ना जो ये नदी जो है ना पड़ा और ये जो है ना घिसकर जो है ना चानन या पंचाने रह गया, पंचाने नदी जो है ना नाम इसका रह गया इसी वजह से। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये जो है ना नदी का उद्गम होता है, यानी यहाँ से सम्मिलित होकर 5 धाराएं मिली, यहाँ पे इसका उद्गम नहीं, बल्कि यहाँ से जब मिलके जो है ना 5 धाराएं मिलके जो है ना आगे बढ़ेगी उसको जो है ना उद्गम स्थल कहा गया। तो उद्गम स्थल कहाँ रहा, छोटा नागपुर का जो है ना पठार, इसका उद्गम स्थल रहा छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ से जो है ना मुहाना अगर बात करें, जहाँ पे जाके ये नदी फिर आगे बढ़ के जो है ना मिलती है, वो कहाँ मिलती है, आगे जो सकरी नदी आती है, सकरी नदी में जाके जो है ये अपना जल को समा जाता है उसमें और अपना जल को सारा जो है उस नदी में
गिरा देती हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ही तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि उत्तरवर्ती नदियां हम लोग देख चुके बेसिकली, और जानते हैं कि झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया, उत्तरवर्ती नदी और दूसरा क्या था, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी। तो एक हम लोग पढ़ चुके कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा जो हम बढ़ते हैं वो जो है ना पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदियों की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिणवर्ती नदियों में हम लोग क्या देखते हैं, दक्षिणवर्ती नदी में हम लोग देखते हैं तो दक्षिणवर्ती नदी में हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं वहां पे हम लोग देखते हैं कि दक्षिणवर्ती नदी में कौन कौन से नदी जो है ना सम्मिलित है उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं पूर्ववर्ती या जो है ना दक्षिणवर्ती नदियां, उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की जो है ना ओर बहती है। यानी इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह दक्षिण दिशा में बढ़ती है, आगे नदी बहती है, और साथ ही साथ दक्षिण दिशा के साथ साथ जो नदियां पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है उसको जो है ना पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, जो दक्षिण की ओर बढ़ती है उसको दक्षिणवर्ती नदी बोलते हैं। तो ये दोनों नदियां जो है ना इसी प्रकार है, पूर्व और दक्षिणवर्ती जो है ना नदियां हैं जो एक साथ जो है ना बहती है, एक ही दिशा में, जो दिशा में बहती है उसी की क्रम अनुसार जो है इसका नाम पड़ा है। तो देखते हैं इसमें जैसे कि नदियों का नाम आया है, नाम क्या क्या देखते हैं हम लोग, पूर्ववर्ती नदी या जो फिर दक्षिणवर्ती नदी में नाम आता है जैसे दामोदर नदी का, स्वर्णरेखा नदी का, बड़ाकर नदी का, दक्षिणी जो है ना कोयल नदी का, शंख नदी का, अजय नदी का, मोर नदी का, और मयूराक्षी नदी का, ब्राह्मणी नदी का, गुमानी नदी का, बांसलोई आदि जो है ये नदी है। नदियों से हमें इतने लाभ होते हैं, नदियों से जो लाभ होते हैं, यहाँ तो सिर्फ हम लोग सिर्फ नदियों को पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उससे देखेंगे इन नदियों से होने वाले लाभ क्या है, इन नदियों में क्या बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी लगाई जा सकती है, इससे क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या जो है उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इन नदियों से नहर निकालना, मछुआरों के लिए मछली करना, फिर जल विद्युत तैयार करना, और जो है ना परिवहन व्यवस्था विकसित करना, काफ़ी सारे जो है इसके जल के फायदे होते हैं। तो उन सभी को जो है हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे सभी विषयों के विषय में जानेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को अफवाह तंत्र पढ़ना है, अफवाह प्रणाली पढ़नी है, तो सिर्फ नदियों के विषय में हम लोग जानते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे इन नदियों में क्या क्या कार्य होते हैं उसके विषय में भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी का संक्षिप्त परिचय। अब जो है ये जो नदियों का अभी हाईलाइट किया गया, जो इंट्रो दिया गया, इन नदियों के विषय में अब डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी जिसको हम लोग डीवीसी भी बोलते हैं, और ये दामोदर नदी जो है ना पंचेत में हमें देखने को मिल जाता है। झारखंड और जो है ना बंगाल का जो बॉर्डर पड़ता है पंचेत, वहां पे जाके हम लोग इसको पंचेत डैम के नाम से भी बोलते हैं, डीवीसी, जहाँ पे जो ना इन्होंने जो है ना वाटर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यहाँ पे डेवलप किया गया है, और यहाँ पे जो है ना जल विद्युत भी तैयार किया जाता है, और झारखंड के जो है ना मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है ना ये इसका सप्लाई भी किया जाता है। तो दामोदर नदी के विषय में देखते हैं। दाम संथाली भाषा का एक शब्द है। दाम जो है ये संथाली भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ है कोयला। दाम का अर्थ होता है कोयला। ये संथाली भाषा, क्योंकि जानते हैं झारखंड में जो ना संथाली जनजातीय क्षेत्र होने के कारण जो है ना यहाँ संथाली लोगों की बहुलता है, जिसके कारण जो है इस नदी का भी नाम जो है ना उसी के संथाली भाषा के ही शब्द पे रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कोयला, दामोदर का अर्थ होता है कोयला। कोयलांचल से आगे देखते हैं। तो कोयलांचल से निकली नदी होने के चलते इसका नाम जो है ना दामोदर पड़ा। ये जो है ना देखते हैं कोयलांचल से निकली नदी होने के कारण, यानी ये जो नदी है ये कोयलांचल से निकलती है, और वहीं से जो है निकलने के कारण जो है ना इसका नाम जो है ना दामोदर पड़ा, और इसी वजह से जो है इसका नाम दामोदर पड़ा। अगर इसका जो है उद्गम स्थल की बात की जाए तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है ना छोटा नागपुर का पठार है, और इसकी जो है ना उद्गम यानी जहाँ से यह निकलता है, उद्भव जहाँ से होता है, जन्म जहाँ से होता है, वो छोटा नागपुर का पठार है। जो जिला की बात की जाए तो लातेहार जिला में पड़ता है, और लातेहार जिला का जो है ना टोरी क्षेत्र जो है वहाँ से ये नदी जो है निकलती है। और ढलान नदियाँ को मदद करती है बहने में, कौन सा, जो हमारा यहाँ जो उबड़ खाबड़ जो ढलान वाले रास्ते होते हैं, ढलान बेसिकली वही मदद करता है नदी को आगे बढ़ने के लिए। तो सहायक नदियां की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है, बड़ाकर है, बोकारो है, कोनार है, और जमुनिया है, कतरी आदि, ये सभी जो है ना इसकी सहायक नदियां हैं। यानी जो है ये सभी नदियां जो है ना अपना जो है ना पानी को जो है ना इस नदी में ले जाकर जो है ना गिरा देती है। ठीक है, मान लीजिए ये दामोदर नदी हुआ, तो ये नदियां क्या करती है, अपना जो है ना पानी को यहाँ दामोदर में जो है ना
मिला देती है, गिरा देती है। आगे की बात की है इसका मुहाना, इसकी मुहाना की बात की जाए तो इसका मुहाना जो है ना कौन सी नदी है, हुगली। मुहाना मतलब दामोदर नदी जो अपना पानी को इतना जो ना स्रोत इकट्ठा करती है पानी को, जो इसमें जो पानी रहता है उस पानी को ये ले जाके कहाँ मिलाती है, कहाँ गिराती है, तो देखते हैं हुगली नदी। हुगली नदी वही नदी है कोलकाता का जो ना हावड़ा ब्रिज जिस नदी के नीचे है, ये हुगली नदी वही नदी है जहाँ पे जो है ना हम लोग जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज या तो काफी सारे फिल्मों में जो दिखाया जाता है हावड़ा ब्रिज, और उस हावड़ा ब्रिज के नीचे आप लोग देखे होंगे कि एक नदी बहता हुआ दिखाई देता है। वो जो नदी दिखाई देता है वही बेसिकली हुगली नदी है। कभी भी आप अगर घूमने के उद्देश्य से या एग्जाम पर्पज से अगर हावड़ा जाए, हावड़ा जो कोलकाता अगर सेंटर पर जगह एग्जाम सेंटर या तो घूमने के उद्देश्य से, तो वहां पे जाके आप हुगली नदी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसी नदी में जो है ना दामोदर नदी का क्या होता है, पानी भी जाके उसी नदी में सम्मिलित हो जाता है। और जब भी कोई भी नदी का पानी जो है ना उसमें सम्मिलित होगा तो जाहिर सी बात है आगे जो पानी बहेगा वो काफी तेज में बहेगा, क्योंकि उसका जलस्तर जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो ना हुगली नदी है जो कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और काफी सारी फिल्मों में आप सभी जो है देखे होंगे, लगभग लगभग कोई भी फिल्म जो है ना कोलकाता का या साउथ वाले मूवीज में या बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो कोई भी हो उसमें दिख ही जाता है। तो अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो अफवाह क्षेत्र जो है ना, इसका अफवाह क्षेत्र यानी जो है ना फैलाव, फैलाव कितने एरियाज में है, तो 12,800 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। इसमें जो है ना क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का नाम देखते हैं कौन कौन क्षेत्र है। इसमें नाम आता है हजारीबाग वाले क्षेत्र में भी दामोदर नदी देखने को मिलता है, गिरिडीह में देखने को मिलता है, धनबाद में देखने को मिल जाता है, जो धनबाद का पंचायत वगैरह एरियाज में जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा, बोकारो में देखने को मिलेगा, लातेहार में देखने को मिलेगा, रांची में देखने को मिलेगा, लोहरदगा में देखने को मिलेगा। ये सभी जो है झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है, मेजर डिस्ट्रिक्ट है, उसको दिखाया गया। बाकी जो है ये दामोदर नदी जो है ना बंगाल में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग झारखंड को पढ़ रहे हैं इसलिए झारखंड का जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे झारखंड में इसका फैलाव क्षेत्र इतना है। इसका उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम बताया गया है देव नदी। इसका जो है ना दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही जो है ना इसको जो है ना बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक नदी से भी जानते हैं। बंगाल का शोक मतलब क्या होता है कि बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में जो है ना बाढ़ की मात्रा काफी ज्यादा आती है। बाढ़ आने के कारण क्या किया गया है, इस नदी को जो है ना बंगाल का शोक कहा गया है। जैसे बिहार का शोक कहा जाता है नदी, उसी प्रकार जो है ना इसी प्रकार जो है ना बिहार का शोक नदी जैसे हम लोग जानते हैं, वैसे जो है ना झारखंड का जो है ना ये शोक नदी के रूप में किसका देखते हैं, तो दामोदर नदी को जो है ना बंगाल का शोक नदी कहते हैं। क्योंकि बंगाल वाले जैसे एरियाज में ये घुसता है ना तो काफी सारे तबाही मचा देता है, और काफी सारे जो इनका बंगाल के जो है ना नदी के जो है ना तटवर्ती जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों को जो है ये डुबो देता है पानी से। कभी भी आप जाइएगा बरसात के मौसम में तो देखिएगा कि वहाँ का डैम का जो है ना गेट वगैरह रहता है, सभी गेट जो है ना खोल दिए जाते हैं उसी जल स्तर को कम करने के लिए, ताकि आसपास के गांव जो है डूब जाते हैं बाढ़ से, वो जो है ना प्रभावित ना हो पाए। आगे बात करते हैं तो टिप्पणी, दामोदर नदी की टिप्पणी के विषय में देखते हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी वो जो है ना लंबी नदी है, अगर सबसे बड़ी और लंबी नदी की बात की जाए तो वो नदी है दामोदर। झारखंड में ये 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अगर झारखंड में बात की जाए तो ये जो है ना झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जो है ना 290 किलोमीटर दूरी तक जो है ना ये लंबी नदी जो है ना फैली हुई है झारखंड में। वहीं जो है ना इसकी कुल लंबाई, यही जो है ना अगर इस नदी की अगर कुल लंबाई की बात की जाए झारखंड और बंगाल को मिलाकर, साथ ही साथ जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में ये है, तो कुल लंबाई की अगर दामोदर की बात की जाए तो इसकी जो ना कुल लंबाई है 524 किलोमीटर। यानी जो है ना आधा से ज्यादा क्षेत्र कहाँ कवर करता है, दामोदर नदी झारखंड में कवर करता है। और शेष बचे लगभग जितने भी शेष बच रहे हैं वो वाला एरिया जो है ना वो कहाँ कवर कर रहा है, कहाँ कवर कर रहा है, तो वो जो है ना एरिया कवर कर रहा है किधर, बंगाल वाले क्षेत्र में मैक्सिमम कवर करेगा, जिसको बंगाल का शौक भी करते हैं इसी वजह से। ठीक है, 290 किलोमीटर तो अकेले झारखंड में है, बचा जो शेष 524 किलोमीटर में से वो बंगाल में उसको प्रभावित क्षति पहुंचाता है। झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी, अगर झारखंड की सबसे प्रदूषित अगर नदी की बात की जाए तो वो प्रदूषित नदी में किसका नाम आता है, दामोदर नदी का नाम आता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो स्वर्णरेखा नदी के विषय में जानते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी, अब स्वर्णरेखा नदी के विषय में जानते हैं।
तो स्वर्ण रेखा नदी जिसका उद्गम स्थल माना गया, जहाँ से ये नदी निकलती है, वो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार से ये निकलती है, जो रांची की नगरी गांव, रांची में जो है स्थित है। रांची जो राजधानी झारखंड की है, वहाँ के जो है नगरी गांव जो पड़ता है, रांची में नगरी गांव है, वहाँ से ये नदी जो है ना निकलती है। और इसकी जो है ना बात की जाए सहायक नदी, यानी सहायक के रूप में क्या, ये नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो सहायक नदी जो नदियाँ जो ना अपना पानी इस नदी में मिलाती हैं, गिराती है, उसको सहायक नदी कहा गया। तो सहायक नदियों में किसका किसका नाम आता है, कोकरो का नाम आता है, कांची वो जो है ना खरकई नदी अपना पानी गिराती है। और इसका जो है ना मुहाना की बात की जाए, यानी स्वर्ण रेखा नदी जहाँ अपना पानी गिराती है, उसका बात की जाए तो वो कहाँ पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी। आगे चल के जैसे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, ये क्या करती है, यहाँ मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ जाके जो है ये अपना पूरा बे ऑफ बंगाल में जो है गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की ये स्वर्णरेखा नदी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से मतलब है कि ये जो ना नदी बहती है तो किसी तरह से किसी प्रकार का बाधा नहीं आता है, वो स्वतंत्र रूप से ये क्या करता है, अपना पानी को जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है या मिला देता है। ठीक है, गिराती है। अफवाह क्षेत्र, अगर इसकी अफवाह क्षेत्र की बात की जाए, यानी जो नहीं ये नदी का अफवाह फैलाव कितने किलोमीटर एरियाज में है, तो देखते हैं कि दूसरी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला है। यानी पहला जो है ना 1280 वर्ग किलोमीटर इसने दामोदर ने किया था, अब इसने जो है ना 11,868 वर्ग किलोमीटर जो नहीं ये अकेला कवर करता है। और इसमें जो है ना रांची व सिंहभूम जिला आता है। इसमें जो है ना अफवाह क्षेत्र में देखें तो रांची को बेसिकली कवर करता है और साथ ही साथ सिंहभूम जो जिला है उसको कवर कर लेता है ये स्वर्णरेखा नदी। अब जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी की कुछ विशेषताएं भी है। इस स्वर्णरेखा के नाम पे जो है ना एक ट्रेन भी चलती है, स्वर्णरेखा एक्सप्रेस, जो टाटा से धनबाद तक की सफर कराता है। इसी नदी के बेस पे इसका नाम रखा गया है। अब जो है इसकी विशेषताएं की बात की जाए तो इसकी विशेषता में हम लोग देखते हैं, रांची से 28 किलोमीटर, रांची जो हम लोग पहुंचते हैं, रांची से जो ना 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हमें जाना है। वहाँ में जो ना हुंड्रू जलप्रपात का जो ना यह निर्माण कर देती है। ये नदी जैसे ही जो ना वहाँ से छोटा नागपुर पठार से निकल कर आती है, बहते बहते क्या करती है, एक जो है इसकी जलधारा जाती है और वहाँ पे क्या जो ना वो जो ना घाटी वाले क्षेत्र में होने के कारण क्या करती है, वहाँ पे जो ना ये एक हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा जलप्रपात का निर्माण जानते हैं हम लोग, कभी भी यूपीएससी के सिलेबस को पढ़े तो उसमें हम लोग जो ना देखते हैं कि जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए ये नदी है और नदी जो है ये वाले एरिया से बह रहा है, ये वाले एरिया से बह रहा है, तो यहाँ की जो चट्टाने नरम चट्टाने होने के कारण जो ना कट जाती है, बहाव से, पानी के बहाव से जो ना कट जाती है। और साथ ही साथ जब अब जो कटने के कारण क्या है, नदी का रूप जो ऐसा था मान लीजिए अब ऐसा हो गया और कटने के बाद इस प्रकार हो गया, और यहाँ पे जो वही चट्टाने रुक पाती है जो कठोर हो, काफी कठोर चट्टाने जो होती है वो चट्टानों को काट नहीं पाता है। उन्हीं के कारण जो है ना यहाँ जो नदियाँ ऊपर से जो ना जल को जो है ना पहले उस इस प्रकार बहाती थी, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरा देगी। इसी में जो है ना हुंड्रू वाटरफॉल का निर्माण हुआ है। यानी कोई भी वाटरफॉल का निर्माण होता है तो इसी प्रोसेस से जो है ना वाटरफॉल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अगर कभी भी पढ़ें तो यूपीएससी के सिलेबस में जब हम लोग पढ़ेंगे तब जो है ना काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें जो है ना नदी की रेत में कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी जो है इसकी जो है ना रेत में जो है ना सोने के अंश पाए जाते हैं, सोने के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इस नदी के जो बहाव है, पानी का बहाव जो आता है, इस पानी के बहाव से जो है हमें सोने के अंश प्राप्त होते हैं। अगर कभी पूछा गया कि सोने के अंश अगर प्राप्त होते हैं तो सोने का अंश प्राप्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोना जो है ना जमीन के ऊपरी हिस्से में हमें नहीं देखने को मिलता है। ये जो है ना सोने की खानें होती है काफ़ी, और सोने को जो है ना काफ़ी दाब ताप सहने के बाद जो है ना कोई भी कोयला जो है ना, कोयला हो, निक्षेप हो, इन सब जो है ना धीरे 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 बहुत ताप दाब सहने के बाद जो है ना सोने में रूपांतरित होता है। कोई भी मेटल सोना में रूपांतरित होता है तो उसको जो है ना सोना बनने में काफ़ी समय लगता है। तो कहा जाता है कि इस नदी में जो है ना सोने का अंश मिलता है। तो सोने का अंश, जाहिर सी बात है कि नदी ऊपर में जो है ना बह रही है, तो सोने का अंश मिलना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा कि जमीन के नीचे की जो है ना परतें हैं, जो चट्टाने हैं, परतें हैं, ये जो है ना नदी क्या करती है, उन चट्टानों को जो ना काटते हुए अपना जो है ना बहाव को आगे ले जाती है, बहाव को अपना ले जाती है और काटते हुए जो है ना चट्टानों को जाती है बहाव के साथ, जिसके कारण जो है ना कुछ चट्टानों में जो है ना
सोने की मात्राएं जो पाई जाती है चट्टानों नीचे जो दबे होते हैं चट्टानों में, उसी जो है ना घर्षण के कारण जो है ना मिट्टी का जो है ना बहाव होता है अपने साथ जो बहा के लेके जाती है, उसी से जो है ना कुछ सोने के अंश जो है ना निकल आते हैं और वही जो है ना इसके जो है ना पानी में रेत में जाकर मिल जाता है, जिसको जो है ना हम लोग आगे चल के रेत के साथ जो है ना हमें देखने को मिल जाता है और वही सोना हमें जो है ना प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है ना सोने का अंश जो है ना स्वर्णरेखा नदी में मिलता है। आगे की बात की जाए तो बड़ाकर नदी, अब जानते हैं हम लोग बड़ाकर नदी जानते हैं, बड़ाकर नदी देखते हैं तो बड़ाकर की एक नदी की एक मान्यता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है ना बड़ाकर नदी में भी काफी ज्यादा जो है ना श्रद्धालु जाते हैं और बुद्ध के जो है ना जन्म और जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ स्नान करते हैं, सुबह सुबह स्नान भी करते हैं। तो और साथ ही साथ बड़ाकर नदी में क्या है ना, बड़ाकर नदी में जो है ना रेत भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं हमें। तो देखते हैं बड़ाकर नदी के विषय में। तो इसका जो है ना उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर का जो है ना पठार को माना गया है। और इसका मुहाना मुहाना जहाँ पे ये गिरती है, जहाँ पे ये मिलती है, वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी में जो है ना बड़ाकर नदी जाकर मिल जाती है, अपना पानी को जो है ना दामोदर नदी में मिला देती है। इसकी अफवाह तंत्र की बात की जाए कि अफवाह क्षेत्र कितना दूर तक है, इसका फैलाव कितना दूर तक है, तो देखते हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हमें बड़ाकर नदी देखने को मिलते हैं, गिरिडीह में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है ना हमें धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। धनबाद क्षेत्र जो बेसिकली हम लोग हैं मानभूम, जिसको प्राचीन समय में मानभूम, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़े झारखंड का, उसमें इसका नाम धनबाद का नाम क्या था, मानभूम था। उस वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं क्या है कि दक्षिणी कोयल नदी उद्गम और छोटा नागपुर का पठार। अब बात करते हैं दक्षिणी कोयल नदी के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो दक्षिणी कोयल नदी के विषय में हम लोग क्या देखने को मिलता है, देखते हैं दक्षिणी कोयल नदी। देखते हैं आप दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम स्थल की बात की जाए, इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो छोटा नागपुर का पठार है इसका उद्गम स्थल। और ये जो है ना रांची का नगरी गांव, इसको जो है ना रांची का नगरी गांव जो पड़ता है, नगरी गांव, वहां से जो है ना ये जो है ना छोटा नागपुर का क्षेत्र से निकलता है, नगरी गांव से निकलता है। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी जो है ना जल स्तर जो है ना कोयल नदी में जाके जो नदियां मिलती है, वो नदी कौन सी है, सहायक नदी कारो नदी है, जो अपना पानी को जो है ना दक्षिणी कोयल नदी में ले जाके मिला देती है। और इसके मुहाने की बात की जाए तो इसका मुहाना जो है ना शंख नदी उड़ीसा में है, इसका मुहाना, यानी जहाँ पे जो है ना कोयल नदी अपना पानी जो है ना शंख नदी में मिला देती है। और ये जो है ना शंख नदी हमें कहाँ तक देखने को मिलती है, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक हमें देखने को मिलती है। और अफवाह क्षेत्र, अगर अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो दक्षिणी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र है 11,099 वर्ग किलोमीटर तक जो है ये नदी फैली हुई है। और इसमें देखें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में है, गुमला में है, पश्चिमी सिंहभूम वो जो है ना रांची में है। इन सभी क्षेत्रों में जो है ना हमें दक्षिणी कोयल नदी देखने को मिल जाता है, जो काफी नदियों इंपॉर्टेंट नदियों में से है। साथ ही साथ अब देखते हैं शंख नदी। अब देखते हैं शंख नदी के विषय में, शंख नदी के विषय में देखते हैं। तो शंख नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है चैनपुर प्रखंड। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, चैनपुर प्रखंड, जो कि गुमला जिला में है। और ये जो इसका मुहाना की बात की जाए, जहाँ पे ये अपना पानी गिराती है, वो कौन सी नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है। और इसकी अफवाह तंत्र की बात की जाए, अफवाह क्षेत्र की बात की जाए, इसका अफवाह क्षेत्र है 4,107 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है ना अफवाह कहाँ है, ये गुमला में जो है ना अपना अफवाह क्षेत्र इसका गुमला है। वहां पे जाके ना नदियों में जो है ना ये जो है ना अपना गुमला में जो है ना समाप्त हो जाती है और गिरा देती है अपना पानी को। आगे जैसे बढ़ते हैं तो देखते हैं अजय नदी के विषय में हम लोग देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल बताया गया मुंगेर जो बेसिकली कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो है ना सहायक नदियों की बात की जाए तो जो नदी इसको बहने में सहायता करती है, जो नदियाँ अपना पानी इसमें गिराती है, वो नदियों में से नाम आता है पथरो नदी का नाम आता है, जयंती नदी का नाम आता है। इसकी मुहाना की बात की जाए, जहाँ पे ये नदी जो है ना अपना पानी गिराती है, वो नदी कौन सी है, भागीरथी नदी, जो कटवा के निकट है। और ये जो है ना पश्चिम बंगाल में है, ये नदी जो है ना पश्चिम बंगाल में है। अफवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए, यानी इसका फैलाव कितना है, तो 3612 वर्ग किलोमीटर में जो है ये नदी फैली हुई है। और ये जो है ना देवघर और दुमका जैसे
क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिल जाता है। यानी अजय नदी को आप कभी भी देखना चाहे तो देवघर और दुमका जाकर जो ना आप इस नदी को अपने आंखों से, अपने करीब से नहा के, धोआ के, पैर हाथ धो के, पूजा करके आप इसको कभी भी जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मोर या जो ना मयूराक्षी नदी। मोर या मयूराक्षी नदी की बात की जाए तो इसका जो है ना उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ बताया गया? तिऊर बताया गया इसका उद्गम स्थल, जो कि त्रिकुट पहाड़ी यानी कि जो देवघर में है। अगर देवघर आप कभी भी भगवान की जो है ना भगवान शिव की जो है ना अगर पूजा करने जाएं वहाँ पे आप, तो देवघर में देखते हैं कि देवघर में एक त्रिकुट पहाड़ी है। वहाँ पे जो है ना श्रद्धालु काफी पूजा करने जाते हैं त्रिकुट पहाड़ी। तो वहाँ पे जाके आप जो है ना मोर या मयूराक्षी नदी है वो देवघर में आप उसको देख सकते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है घोवाई इसकी मोर नदी की सहायक नदी है। टिपरा है, पुसरो है और भामरी है, और जो है ना मूनबिल इसकी जो है ना सहायक नदी है। साथ ही साथ सिद्धि, दोना आदि जो है ना ये सभी जो है ना इसके जो है ना सहायक नदी है। और इसके मुहाने की बात की जाए तो मुहाना कहाँ है? गंगा नदी है। गंगा नदी इसका मुहाना क्षेत्र पड़ता है। यानी जो है ना अजय नदी अपना पानी जो है ना गंगा क्षेत्र में, गंगा नदी में जो है ना, ये मान लीजिए गंगा नदी है तो अजय नदी जो है ना अपना पानी कहाँ में मिला देता है? गंगा नदी में जाके मिला देता है। गंगा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल, ये जो है ना जैसे झारखंड का ये वाला क्षेत्र हम लोग जाते हैं, देवघर वाला क्षेत्र जाते हैं देवघर में, उसके बाद जो है ना ये जो है ना पश्चिम बंगाल में जो है ना गंगा जो है ना प्रवेश कर जाती है, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो इसका जो है ना अफवाह क्षेत्र की बात की जाए पश्चिम बंगाल में जो मिलता है, और इसकी अफवाह की बात की जाए तो अफवाह क्षेत्र देखते हैं तो दुमका, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ अजय नदी और मोर नदी कहाँ फैला हुआ है? दुमका में, साहिबगंज में, देवघर, गोड्डा ये सभी जो है ना जगह पे जो है ना ये फैला हुआ नदी है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए मोर नदी की विशेषता, तो ये झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है। यानी जो है ये जो है ना एकमात्र ऐसा नदी है जिस नदी पे जो है ना नाव चलाए जाते हैं। इस प्रकार जो है ना ये एकमात्र नदी है जिस पर जो है ना हम लोग कभी भी नाव चढ़ सकते हैं। ये किताबों की माने तो कि इस किताब में वही बताया गया कि ये नदी मोर नदी एकमात्र नदी है जिस पर नाव चलाया जाता है। लेकिन ये बेसिकली अगर देखा जाए तो, अगर रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कभी भी दामोदर नदी जाइएगा तो दामोदर नदी जो है डीवीसी का जो डैम बना हुआ है दामोदर नदी, इस पे भी आप जाइएगा तो नाव और बोट की सवारी आप लोग को करने को मिल जाएंगे। तो ऐसा पूरा रियलिटी यह नहीं है, लेकिन किताब अगर कह रहा है तो हम लोग इसी को मानेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोर नदी जैसे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है ना विशेषता हम लोग देख लिए। ये जो है ना नौगमयी नदी है, यानी नौका चलने वाला एकमात्र नदी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी नदी के विषय में। तो ब्राह्मणी नदी में क्या बताया गया? उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल बताया गया दुधवा पहाड़ी को बताया गया। यानी ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से निकलती है। और ये दुधवा पहाड़ी है कहाँ? दुमका जिला के उत्तर में स्थित है ये दुधवा पहाड़ी, वहां से जाके निकलता है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों का, तो इसमें जो है ना गुमरो नदी है, एरो है इसकी सहायक नदी। और मुहाना बात की जाए तो इसका मुहाना है गंगा नदी। यानी जो है ये गंगा नदी में जाकर अपना पानी को जो है ना गिरा देती है, जो बेसिकली देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। यानी जो है ना गंगा जो है ना झारखंड से पार करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है, और उसी पश्चिम बंगाल में जो है ना ये जो है ना अपना पानी गिरा देती है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं गुमानी नदी। अब देखते हैं ये जो गुमानी नदी जो ब्राह्मणी नदी में अपना पानी गिराती है, गुमानी नदी के विषय में देखते हैं। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये राजमहल की पहाड़ियों में है। इसका जो है उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ियाँ। इसकी जो है ना सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी जो है मैरेल जो है ना इसकी सहायक नदी है। और इसके मुहाना की बात की जाए तो मुहाना कहाँ है? गंगा नदी इसका मुहाना है। यानी अपना पानी जो है गंगा नदी में गिराती है। और जो है ना इसका जो है ना गुमानी नदी का सहायक पानी जो है ना बहने में मदद करता है वो मैरेल नदी है। मैरेल नदी अपना पानी जो है ना गुमानी नदी में मिला देता है, गिरा देता है। और वहीं जो है ना इसकी जो है ना पश्चिम बंगाल में गंगा के जो है ना पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ये जो है ना अपना पानी जो है ना गिराती है गुमानी नदी। इसकी अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी अफवाह क्षेत्र कितनी है? 1313 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है। यानी जो है ना इस नदी का फैलाव, गुमानी नदी का फैलाव कितना है? 1300 जो है ना इस गुमानी नदी का फैलाव देखते हैं। तो फैलाव की बात करें
तो इसका फैलाव है 1313 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जो है ना आप 10वां नंबर में देखते हैं, 10वां नदी जो देखते हैं वो देखते हैं बांसलोई नदी। बांसलोई नदी के विषय में जानना चाहे तो बांसलोई नदी का हम लोग जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल जो है ना बांस पहाड़ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बांस पहाड़ है, जो गोड्डा जिला में पड़ता है, गोड्डा जिला में। और ये जो ना मुहाना इसका गंगा नदी है। गंगा नदी में जो पश्चिम बंगाल में जो ना गंगा नदी प्रवेश करती है, वो वाला पश्चिम बंगाल में जो प्रवेश करती है वो वाला हिस्सा है इसका। ठीक है, अब इन नदियों को हम लोग देखें तो इन नदियों में से जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि हम लोग अब अगले क्लास में क्या पढ़ना है, जलप्रपात। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जलप्रपात से जो है हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे झारखंड की जितने भी कंप्लीट झारखंड की जितनी भी कंप्लीट नदियां हैं उन सभी नदियों को आज हमने पढ़ चुका। आज इस क्लासेस में झारखंड की सभी नदियों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है ना जलप्रपात को हम लोग पढ़ेंगे। आज पूरे इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ली गई क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो झारखंड का आज हम लोग पूरे नदियों को देख चुके, जो जेएसएससी या तो फिर जेएसएससी के जो सीजीएल एग्जाम है या जेपीएससी है तथा अन्य तमाम जितने झारखंड के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और नदी वाले चैप्टर से बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आज की क्लासेस हमें यहीं रखते हैं। तो लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।